नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज की बड़ी खबर सब लोगों ने सुनी ली होगी। मैं विजयपाल सिंह परिहार आपको इसके बारे में तो जो आप ऑलरेडी सुन रहे हैं न्यूज में, वो उसके बारे में मैं डिटेल देने नहीं आया हूँ। इसके बारे में तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए। भारत ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। आतंकवादियों के खिलाफ कहा था, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारा। ये पॉइंट देख लीजिए। इतनी जगहों पर एयर स्ट्राइक करके बढ़िया सबक सिखाया। हाँ, ये बढ़िया सबक सिखाया। हम सबको गर्व है अपनी सरकार पर। सरकार ने वो कर दिखाया जो एक्चुअली हर भारतीय चाहता था। आज ये बहुत आवश्यक था कि पहलगाम हमले के बाद इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे। लेकिन बात यह है कि इसके साथ कभी कभी युद्ध के खतरे भी होते हैं। और भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आदमी भी तैयार है, लोग भी तैयार हैं उस बात के लिए। केवल भारत सरकार नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार के साथ हर भारतीय खड़ा है ना। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने किया, इसके लिए भारत सरकार को बधाई और सारे देशवासियों को बधाई। बहुत जबरदस्त काम। लेकिन अब जो आने वाला है, हमको उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आने वाला है, क्या हो सकता है? एक आशंका है कि राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ऐसी आशंका है ना। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो ऐसी आशंका है। जैसा कि मैंने इसको थंबनेल आपको दिखाया। तो ये कब लागू होता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? अभी तक कब लागू हुआ, किस तरह से लागू हुआ ना, और आगे क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल लगने से क्या प्रभाव पड़ता है जनता पर या सरकारों पर, उसके बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है और उसका प्रभाव क्या होने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय आपातकाल ये क्या कहता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने पर या उसकी आशंका पर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर लगाया जा सकता है। तो क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इनके होने पर या उसकी आशंका पर, दोनों पर ही आपातकाल लगाया जा सकेगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल बताया है वो लगाया जा सकेगा। कहां पर? पूरे भारत में, भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर या पूरे भारत में।
ठीक है, तो यहां पर समझना है कि पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है और भारत के किसी विशेष क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है। आज की जो स्थिति है, तो आज की स्थिति ये है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बाह्य आपातकाल कहलाता है। इसे कई बार क्या कहते हैं, बाह्य आपातकाल, क्योंकि ये बाहर से होता है, युद्ध कोई दूसरा देश कर रहा होता है, या बाह्य आक्रमण, बाहर से आक्रमण हो रहा होता है, कोई दूसरा देश कर रहा होता है। जब ये कर रहा होता है तो हम बाह्य आपातकाल लागू करते हैं। और जब सशस्त्र विद्रोह, मान लीजिए अपने देश में ही कोई ऐसा हथियारबंद दस्ता हो जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, तब ये आंतरिक आपातकाल लगाया जाता है। आंतरिक आपातकाल लगाया जाता है। ये आपातकाल क्या कभी हमारे देश पे लगाए गए? हाँ जी, युद्ध हुए तो लगाए गए। जैसे क्या है, पहला 1962 टू 68, जब चाइना वार हुआ, जब 1965 का युद्ध हुआ, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो इस तरह का एक बाह्य आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद क्या है, फिर से पाकिस्तान से 71 की लड़ाई हुई 1977 में, जिससे क्या, सॉरी 1971 में, जिसे 77 में वापस ले लिया गया। 1971 में, जिसे 77 में वापस ले लिया गया। तो ये दो बाह्य आपातकाल, चूंकि ये युद्ध हुए हैं तो ये युद्धों में आपातकाल लगे हैं। उसके बाद कारगिल का जो युद्ध हुआ, चूंकि बहुत छोटे क्षेत्र पर था और हम उसे हैंडल कर सकते थे, बिना आपातकाल के हैंडल कर सकते थे, इसलिए उस पर आपातकाल नहीं लगाया। तो ये दो आपातकाल लगे, और कब से कब तक लगे हैं मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, पहले यहां पर जहां पर सशस्त्र विद्रोह था वहां आंतरिक गड़बड़ी हुआ करती थी, शब्द आंतरिक गड़बड़ी था, जिसे बाद में चेंज करके और लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आंतरिक आपातकाल भी लगाया गया था 1975 में, 1977 तक ये लगा था। तो देख रहे हैं कि वो 77 में, ये 71 से 77 लगा था, और वो 75 से 77 लगा। ये दो आपातकाल एक साथ लगे हुए थे। लग सकते हैं, नहीं लग सकते, संवैधानिक व्यवस्था है, हम लोग बाद में किसी और उस पर चर्चा करेंगे क्या स्थिति है। अब यहाँ पर क्या है, भारत सरकार ने लगाया था तो लग ही सकता है ना। अब लग सकता है तो कैसे लग सकता है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना क्या है, 3 बार अब तक आपातकाल लग चुका है, और इनमें से 2 बार जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम जिस मुद्दे पर हैं उस मुद्दे पर रहेंगे। इस मुद्दे पर अभी है नहीं तो उस मुद्दे पर भी जाएंगे नहीं, अभी हम लोग इस मुद्दे पर हैं कि बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर बाह्य आपातकाल लगता है। अभी तक लगा था, अब लगने की आशंका है, क्योंकि युद्ध जैसी स्थितियां हैं। मैंने कहा कि युद्ध होने पर भी लगाया जा सकता है, युद्ध होने की आशंका पर भी लगाया जा सकता है। तो अब युद्ध होने की आशंका है, यदि भारत सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो ये लगाया जा सकता है। तो स्पष्ट रहिए, कभी भी भारत सरकार अगर ये लगाती है तो इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे भी भारत के लोग इतने संयत हैं और अपने सरकार पर इस तरह से भरोसा करते हैं कि कहीं कोई समस्या होनी होगी भी नहीं, है ना। भारत सरकार लगातार भारत के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की तरफ लगातार ध्यान दे रही है, और इस मुद्दे पर भी भारत सरकार पूरी दृढ़ता के साथ लगी हुई है। तो अब हम थोड़ी सी इसके बारे में समझ और डेवलप करते हैं कि ये जो बाह्य आपातकाल या कहें राष्ट्रीय आपातकाल जो है, वो पहले लगा था, अभी लगने की आशंका है, अगर लग जाता है तो कैसे लगता है, लगने की प्रक्रिया क्या होती है एक, और दूसरा उसका प्रभाव क्या होता है। तो ये 2 चीज हम लोगों को यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले 2 चीज क्या क्या जानना है, एक लगाए जाने की प्रक्रिया, लगाए जाने की प्रक्रिया, 2 प्रभाव, प्रभाव किस पर, सरकार पे प्रभाव और आम जनता पर प्रभाव। बस इन मुद्दों की ही हम लोग आज चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले लगाए जाने की प्रक्रिया की बात करते हैं। पहली चीज, पहली बार लगाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय आपातकाल, तो यहां लिख देते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को लगाए जाने की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर समझिए, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा से रा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है, लगा लगा सकते हैं या लगा सकती हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा की आवश्यकता है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जब भी उद्घोषित कर दें तो क्या होगा, ये लग जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की उद्घोषणा कब आएगी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। तो कैबिनेट जो कि ऑलरेडी तैयार है, उसकी लिखित सलाह पर, जैसे ही लिखित सलाह राष्ट्रपति को मिलता है, राष्ट्रपति जी इसकी उद्घोषणा करेंगे और हमारे यहाँ क्या है, आपातकाल लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करे और आपातकाल लागू हो जाए। और ये क्या है, मंत्रिमंडल इसकी लिखित सलाह जब तक नहीं देता तब तक राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। मंत्रिमंडल को जब लगेगा, यानी सरकार को जब लगेगा, तब वो राष्ट्रपति को ये कहने के लिए कहेंगे, एंड देन वो एक उद्घोषणा से आपके यहाँ आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाने की ये प्रक्रिया। अब बात होती है कि क्या बस इस तरह से लग जाएगा और आगे चल जाता है? तो नहीं, एक और काम करना पड़ता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद अनुमोदन करे 1 महीने के अंदर। संसद के दोनों सदनों से इसे पास होना चाहिए। संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन 1 माह के अंदर। अगर ये 1 माह के अंदर संसद इसे पास नहीं करती, यानी संसद इसे आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी संस्था हमारे लिए क्या है, लोकतंत्र के लिए संसद होती है, तो संसद यदि अनुमोदित नहीं करती है तो ये उद्घोषणा वापस हो सकती है। लेकिन यदि संसद अनुमोदित कर दे तो ये जो राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया है वो कंटिन्यू हो जाएगा और आपातकाल लागू हो जाएगा। यानी यहां पर समझिए, संसद में पक्ष विपक्ष दोनों होंगे। सारे दल यदि सहमत हैं, हाँ जी आपातकाल लगना चाहिए, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आपातकाल फिर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए आपातकाल फिर लग सकता है। अब ये आपातकाल लगने की प्रक्रिया है, वापस कब होगा, वापस कब होगा? तो ये लगाए जाने की प्रक्रिया, लगाए जाने की प्रक्रिया के अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे वापस करने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। राष्ट्रपति जैसे उद्घोषणा करते हैं वैसे कभी भी राष्ट्रपति एक उद्घोषणा से वापस भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित करने पर, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित करने पर, यानी वापसी के लिए जब सब ठीक हो जाएगा तो वापसी राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित करने पर ही हो जाएगी। राष्ट्रपति जब चाहे तब उद्घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा संसदीय अनुमोदन की चूंकि हर 6 महीने में आवश्यकता होती है, तो संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन वापस लेने पर या संसदीय अनुमोदन आगे न बढ़ाने पर, आगे न बढ़ाने पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अनुमोदन आगे नहीं बढ़ाया तो खत्म हो जाता है। तीसरा, यदि सांसदों को लगता है 1/10 सांसद, जो सांसद संख्या है लोकसभा में, उनका 1/10
सांसद, ठीक है, यानी लगभग 54 लोग, 543 संख्या है टोटल, तो लगभग 54 लोग यदि ऐसा समझते हैं कि इसे वापस लेना चाहिए तो भाई लोकसभा अध्यक्ष के पास एक निवेदन करेंगे और फिर पूछा जाएगा सदन से क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि वो नहीं है, क्या है, अभी संसद सत्ता में नहीं चल रही है, तब क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति जी के पास चले जाएंगे। तो ये 1/10 सांसद भी इसको वापस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि संसदीय अनुमोदन इसे मिल जाता है, संसदीय अनुमोदन, तो फिर से वापस हो जाएगा। तो वापस करने की यही प्रक्रियाएं हैं। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति जब मौका होगा तो वापस ले लेंगे, या संसदीय अनुमोदन नहीं मिलने पर भी ये वापस हो जाता है। तो इस तरह से वापस होने की प्रक्रिया, तो लगाने की प्रक्रिया आप समझ गए, वापस होने की प्रक्रिया आप समझ गए, ठीक है। अब अगला मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम लोग आते हैं इस बात पे कि प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा। सरकार पर प्रभाव क्या होगा। सरकार तो समझिए क्या है, बिना किसी बदलाव के जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करने लगेंगी। सभी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें केंद्र के निर्देश पर कार्य करने लगेंगी। सभी राज्य सरकारें केंद्र के निर्देश पर कार्य करने लगेंगी, सबसे पहले ये हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास वितरण है कि राज्य कौन सा कानून बनाता है, केंद्र कौन सा कानून बनाता है, और कौन सा कानून भाई राज्य या केंद्र दोनों बना सकते हैं। हमारे पास बाकायदा 7वीं अनुसूची में ये व्यवस्था दी गई है, लेकिन यहाँ 7वीं अनुसूची सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है। तो संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। यहां संसद को अधिकार हो जाता है, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है या बना सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, केंद्र सरकार सभी सरकारों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, और विधायिका का सवाल है तो संसद, मतलब अब राज्य सरकार जिस तरह के कानून बनाती है, अब संसद के कानून प्रभावी होंगे पूरे देश में। अब पूरे देश में इनके आदेश चलेंगे, सरकारें बनी रहेंगी, सरकारें कहीं नहीं जाएंगी, राज्य की सरकार कहीं नहीं जा रही, राज्य की विधायिका भी बनी रहेगी। यदि आवश्यक ना हो तो अपना अपना कानून बनाते भी रहेंगे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो संसद जिस विषय में चाहे उस विषय में कानून बना सकती है, और सरकार जिस विषय में चाहे उस विषय में राज्य को आदेश दे सकते हैं। पूरी तरह इसका मतलब क्या है, राज्य सरकारें केंद्र के अधीन आ जाती हैं, राज्य सरकारें केंद्र के अधीन, बिना किसी संविधान संशोधन के ये व्यवस्था हो जाती है। तो हमारी व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब है 2 स्तरों पर सरकार होती है, एक केंद्र और एक राज्य, और आपस में स्वतंत्र होते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इस तरह का आपातकाल आ जाए तो क्या होता है, केंद्र सरकार पूरे नियंत्रण में आ जाती है, राज्य सरकार फिर अलग से कुछ नहीं कर सकती, जो केंद्र कहता है वही करना पड़ेगा, जो केंद्र से कानून बन के आएगा उसी को लागू करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपातकाल है तब तक की ये व्यवस्था है, आपातकाल हटने के बाद फिर व्यवस्था जैसी नॉर्मल तैसी नॉर्मल व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो आप, और ये कानून जो है आपातकाल हटने के 6 महीने के बाद तक ही लागू रहते हैं, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप समझिए कि जो ये व्यवस्था है सब आपातकालीन व्यवस्था है, और आपातकाल के लिए है कि केंद्र सरकार को हमको मजबूत करना है, ताकि केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सके समय पर, त्वरित निर्णय लेने के लिए इस तरह की पावर केंद्र सरकार के पास होना जरूरी होता है। तो पूरे भारत में सरकारें तो हैं अलग अलग राज्यों की,
लेकिन अब यदि जिन मुद्दों पर जहां पर केंद्र सरकार चाहेगा, केंद्र सरकार का ही आदेश पूरी तरह से मान्य होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं, मैंने कहा पूरे देश में जरूरी नहीं कि लागू हो, जितने राज्यों में चाहेंगे उतने राज्यों में लागू करो, जितने राज्यों में नहीं चाहेंगे नहीं भी लागू करो। जब चाहें तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं, तो यही यहां पर समझना है। तो ये सरकारों पर प्रभाव है। और अगर ऐसी व्यवस्था होती है कि मान लीजिए कि भाई कुछ लंबा युद्ध चल जाता है और ऐसे में चुनाव आ जाता है, तो चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, तो भाई चुनाव होने की कंडीशन हो तो करवा लीजिए। अगर चुनाव होने की कंडीशन नहीं है और अभी आपातकाल लागू है, तब क्या होगा, विधायिका का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, तो क्या खत्म हो जाएगी? नहीं जी, एक संसदीय अनुमोदन से विधायिका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाएगा, और वैसे ही सरकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। कभी हुआ था क्या? हाँ जी, हुआ था। 75 से 76, 76 से 77, 2 बार ऐसी व्यवस्थाएं हुई थी जब कार्यकाल बढ़ाया गया था सरकारों का। तो चाहे तो सरकारों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव कराने की कंडीशन युद्ध में तो नहीं होती है ना। तो युद्ध में युद्ध से निपटने के लिए क्या है, केंद्र सरकार को पूरी तरह मजबूत बनाया गया है और किसी चुनाव और इसकी उसकी झंझट से पूरी तरह से मुक्त बनाया गया है। तो यहाँ पर यह समझना है कि सरकारें किस तरह से काम करने लगती हैं, वो मैंने आपको बताया। अब बात दूसरी होती है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो नीडेड है वो है जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनता पर प्रभाव, सबसे पहले अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। अच्छा, ये अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, इस बात से क्या तात्पर्य होता है कि अनुच्छेद 19 हमारा निलंबित हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में क्या है ऐसा? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अभी आपने देखा कुछ पार्टी के नेता ऐसा बयान दे रहे थे, राफेल हमारा विमान है जिससे इस स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राफेल में नींबू मिर्ची लटका के उसको दिखा रहे थे कि ये तो शोपीस है, सरकार तो इसका उपयोग ही नहीं कर रही है। तो ये सब बयानबाजी डिमोरलाइजिंग फैक्टर हैं। अगर ऐसी कोई बयानबाजी करता है तो उठा के जेल में फेंक देंगे, ठीक है, और कोई कोर्ट भी इसमें सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये अधिकार खत्म हो चुके हैं। तो ये जो डिमोरलाइजिंग फैक्टर है ना, सबसे पहले ये खत्म हो जाता है कि जितने नेता बनते हैं, जितने लोग, चाहे आप यूट्यूब में इस तरह से वीडियो बना रहे हो, चाहे जहां हो, गलत बात मत कीजिएगा, देश को डिमोरलाइज करने वाली बात मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ भी ऐसी बात की तो आप समझिए क्या होता है, फटाफट नॉर्मल बातचीत करना सबके लिए, भाई आप नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल बातचीत करिए, नॉर्मल काम करते रहिए। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो स्वतंत्रता के नाम पर आपको छोड़ा नहीं जाएगा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि यह है निलंबित। सरकार जब तक आपको सुन सह लेती है तब तक सुन सह लेती है, नहीं तो उठा के जेल में, है ना। तो यही समझना है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बाधित होती है। कहीं पर अगर आप सम्मेलन करते हैं, जैसे नेताजी लोग सम्मेलन करते हैं, तो सम्मेलन ये नहीं कर सकते, ठीक है। कोई संगठन बनाना है, इस समय संगठन बनाना नहीं बनाना सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां पर संगठन बनाना नहीं बनाना उस पर प्रतिबंध लग चुका होता है। आप कहीं ऐसे ही बिना परमिशन नहीं घूम सकते, सरकार पूछ सकती है कि कहां पर घूमने जा रहे हैं और क्यों घूमने जा रहे हैं। कहीं नई जगह पर अगर आप बसना चाहते हैं, सरकार उस चीज को भी रोक सकती है कि कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, कोई नए काम पर नए उसमें जाना चाह रहे हैं, सरकार सब पर निगाह रख सकती है। ये फर्क पड़ता है जब अनुच्छेद 19 निलंबित होता है तो, यानी जनता के जितनी कार्रवाइयां होती हैं सब नियंत्रित की जा सकती हैं सरकार द्वारा। कि कोई भी गलत गतिविधि, जनता के अंदर कोई छुपा हुआ आदमी है, या अपने आप को नेता कहता है, या अपने आप को यूट्यूबर कहता हो, या अपने आप को कुछ और नाम देता हो, अगर अपने आप को कुछ और नाम देने वाला आदमी और ऐसा आदमी जो देश को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर रहा हो या गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हो, देश के साथ ट्रीटमेंट कर रहा हो, तो उसके साथ पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा।
तो यही समझना है, केंद्र सरकार के पास फुल पावर आ जाती है, बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 समझ गए, अब वो समझिए। इसके अलावा ये निलंबित हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति आदेश द्वारा जितने चाहे उतने मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जितने चाहे उतने मूल अधिकार को, कहां से कहां है, 12 से 35 है। ये तो निलंबित हो ही गया, अपने आप निलंबित हो जाता है, इसके लिए अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी के लिए अलग से आदेश देने की जरूरत है। हाँ, यहां पर अपवाद है एक अपवाद। क्या अपवाद है? अनुच्छेद 20 और 21 ये अपवाद है। ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और 21। इसके अलावा जो भी 12 से 35 तक है, राष्ट्रपति अपना आदेश देकर इनका लागू करवाना निलंबित करवा सकता है, बाकी के अनुच्छेदों का लागू होना निलंबित करवा सकता है। यानी बाकी के जो अधिकार हैं उनको भी रोक सकता है, लेकिन केवल 2 अधिकार नहीं रोक सकता, अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार नहीं रोक सकता। अच्छा, अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, तो थोड़ी सी हम लोग यहां पर हल्का सा ध्यान देंगे। अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी यदि किसी अपराध में सरकार ने आपको पकड़ लिया है और उसने आरोप लगाया कि आपने कोई अपराध किया हुआ है, तो उसके बचाव के लिए आपको छूट मिलेगी, संविधान संरक्षित करेगा, आप अपना बचाव कर पाएंगे कोर्ट में जाके कि नहीं सर हम दोषी नहीं हैं ना। तो ये बहुत आवश्यक है व्यक्ति के जीवन के लिए। तो केवल जीवन को छोड़ दें, व्यक्ति के ऊपर ऐसे निरपराध आदमी को अपराधी नहीं बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार को, मतलब सरकार को पावर दे दी कि सरकार कुछ भी करेगी, तो सरकार को निरपराध आदमी को, यानी इनोसेंट आदमी को छोड़ना पड़ेगा। इनोसेंट आदमी को सरकार कुछ नहीं करेगी। वो जो बदमाश छुपे हुए होते हैं, गलत लोग छुपे होते हैं, उनके लिए पावर मिलती है सरकार को। ऐसे इनोसेंट आदमी को प्रताड़ित करने की पावर नहीं मिलती। ठीक है, तो ये निलंबित नहीं होगा। और क्या निलंबित नहीं होगा? तो और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होगा। क्या कहलाता है इसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यानी आपको जबरन जेल नहीं ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी आदमी को उठा के जेल ले जाएंगे, कोई भी गतिविधि, आपका काम, कोई भी काम होगा वो निलंबित कर देंगे, नहीं। जब तक आप गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते, अनुच्छेद 19 का हवाला देंगे तो अनुच्छेद 19 का हवाला नहीं चलेगा। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो तत्काल प्रभाव से वो काम रोके जा सकते हैं, वो आपके अधिकार नहीं होंगे। हाँ, आपकी जान पर सरकार हमला नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं कि बिना कारण बताए, बिना किसी प्रयोजन के फांसी लगवा दे, या आपको मारे पीटे, या बल प्रयोग करे, या कुछ शारीरिक स्वतंत्रता यानी जबरदस्ती जेल में बंद कर देना, या आपके साथ समस्याएं पैदा करना जिससे आप जीवन जीने में आपको कठिनाई हो, वैसा सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी सरकार आम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आम लोगों को डिस्टर्ब करने की पावर नहीं मिलती है, लेकिन आम लोग अपने अधिकार के नाम पे कुछ भी करते जाएं, कुछ भी कहते जाएं, उसको रोकने की पावर मिलती है। तो समझ गए यहां पर कि ये 2 अनुच्छेद हैं जो आम आदमियों की जान माल की रक्षा करने के लिए कहा गया है कि चाहे आपातकाल आ जाए, चाहे जो काल आ जाए, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार उन लोगों पर खूब तगड़ा नकेल कर सकती है जो लोग ऐसे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, भारत के विरोध में बोलने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनको पता ही, मतलब वो जानबूझ करके ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं कि सरकार समस्या में फंस जाए। ऐसे कोई भी लोगों को इस समय छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र सरकार फुल पावरफुल है ना। ये आपातकाल लगाने का यही मतलब होता है। तो केंद्र सरकार को यदि लगेगा कि उसको
जनता में कोई समस्या हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं जहां जो समस्या पैदा करें, तो या ऐसी मतलब सरकार को ऐसी पावर की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग सुर में बोलने लगें। अगर ऐसा समझ में आता है तो केंद्र सरकार फिर आपातकाल जैसा कदम उठा सकती है। और अगर केंद्र सरकार को ऐसा नहीं लगता तो ये भी हो सकता है कि युद्ध होने के बावजूद कि हाँ जी युद्ध तो हो रहा है लेकिन हम आपातकाल लागू ना करें। तो ये जरूरी नहीं होता, ये तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होता है, केंद्र सरकार आपातकाल लागू करती भी है या नहीं करती है। तो ये मन में अनर्गल आशंका ना हो, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी बस कह रहा है कि हाँ जी ये तो आपातकाल का कंडीशन है, आपातकाल लग जाएगा तो आप भी मान लें आपातकाल। तो कम से कम अपनी बुद्धि लगाकर, बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर इस जानकारी से कम आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि आप जान जाएंगे आपातकाल लगा भी तो क्या होगा और सामान्य तौर पर नहीं लगेगा। होपफुली कि ऐसा ही हो कि ना लगे और सब काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। जो हम चाहते हैं आतंकवादियों के घर तक पहुंचना, उन्हें खत्म करना, आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना, वो हम कर भी पाएं, अपने मकसद में हम सफल भी हों और ये समस्याएं भी हमारे लिए उत्पन्न ना हो। आपातकाल जब भी आता है थोड़ी बहुत समस्या लेके आता है, तो आपातकाल जैसी स्थितियां पैदा ना हो, ये हम सब के लिए अच्छा होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पर्याप्त रूप से क्लियर किया होगा इस मुद्दे पर। अच्छा, इससे संबंधित और बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही था। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक संक्षिप्त तौर पर एक वीडियो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अदरवाइज आप समझिए क्या है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिटेल इसमें है। तो यदि आप कहेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग चलेंगे और अनुच्छेद के और डिटेल में चलेंगे, क्या कैसी स्थितियां थी पहले, कैसी स्थितियां थी आज, कैसी स्थितियां हैं, सब चीज़ों पर चलेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको समझने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त रूप से मैटर अवेलेबल है कि आप समझ पाएं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या मैक्सिमम हो सकता है। तो धन्यवाद जो आपने मुझे सुना और मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी और इस तरह की घटनाएं या इस तरह की कोई भी बात जो आपको कंफ्यूजन पैदा करती है, जो संविधान का मुद्दा है, जो कानून का मुद्दा है, उस बात पर मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको क्लियर करूंगा एकदम बेबाक तरीके से, आप अपनी राय रख सकते हैं, उसमें मैं आपको सक्षम बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।